सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा छठी का हिंदी व्याकरण का पाठ 11 है। पाठ 11 है हमारा अव्यय। क्या है? अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च नहीं होता। अगर अ हम हटा देंगे तो हो जाएगा व्यय। व्यय यानी खर्च होना या परिवर्तित होना। अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च नहीं होता। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़े थे। इनके बारे में पढ़ा था, इनकी परिभाषाएं पढ़े थे, इनके भेद पढ़े थे। अब है, आपने देखा कि लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार जो है इनके रूप बदल जाते हैं। जैसे ही लिंग बदलता है तो संज्ञा भी बदल जाती है और सर्वनाम बदल जाता है। इसी प्रकार जो है, इसीलिए इन्हें जो है हम विकारी कहते हैं, यानी व्यय कहते हैं। जो खर्च हो जाते हैं या बदल जाते हैं, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी। और जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी भी कहते हैं। परंतु अव्यय ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप नहीं बदलते, चाहे लिंग बदल जाए या वचन बदल जाए या कारक बदल जाए, लेकिन वो अपना रूप नहीं छोड़ते, वो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। उनमें कोई विकार नहीं आता, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन्हें अविकारी भी कहा जाता है या अव्यय भी कहा जाता है। जैसे अचानक, आगे, पीछे, कल, और, वाह इत्यादि, है ना। जैसे क्या हो गया? अचानक शब्द हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, कल और वाह शब्द हो गया। जैसे अचानक राम ने पीछे मुड़कर देखा, या जैसे हो गया, हम इसमें वचन बदलेंगे, लिंग बदलेंगे। रमा ने पीछे मुड़कर, अचानक पीछे मुड़कर देखा, तो रमा और राम तो परिवर्तित हुए, लेकिन अचानक शब्द जो है परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहेंगे। अब है अविकारी शब्द जो होते हैं उनके भेद देखिए कितने होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के कितने भेद हो गए आपके? 4 भेद। तो पहला हमारा भेद है क्रिया विशेषण, जो आपके सिलेबस में है वो है क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो अव्यय शब्द हैं ये आपके बड़ी क्लास में यानी 7th या 8th क्लास में आते हैं। इसलिए अभी हमें केवल अव्यय के भेदों के बारे में बताया है और इसका एक भेद लिया है क्रिया विशेषण। तो अव्यय के भेद पता चल गया आपको। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसे कि इसमें क्या आता है, जैसे समर्थ दौड़ रहा है, तो अगर हो जाएगा समर्थ तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता कैसे बता रहा हूँ कि तेज दौड़ा, कैसे दौड़ रहा है? दौड़ तो रहा है, दौड़ना क्या हो गया? क्रिया, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है? तेज दौड़ रहा है। और दूसरा है हमारा संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या आता है? के अंदर, के ऊपर, वो रोड के अंदर ऊपर तेज दौड़ रहा है, तो के ऊपर हो जाएगा, के अंदर, तो वो संबंध बोधक में आ जाएगा। समुच्चय बोधक में हो जाता है और, तथा, जब शब्दों को वाक्यों को जोड़ा जाता है या पदों को जोड़ा जाता है। विस्मयादि बोधक में वाह हो गया, शाबाश आदि, ये अव्यय शब्द होते हैं जो खर्च नहीं होते। लेकिन हम पढ़ेंगे आज अव्यय का एक भेद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, तो आप क्या बोलोगे? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए, जैसे है समर्थ तेजी से दौड़ रहा है, तो दौड़ क्या आपका? क्रिया है। क्रिया की क्या विशेषता है? कैसे दौड़ रहा है? वो तेजी से दौड़ रहा है, तो यहाँ हो गया समर्थ तेजी से दौड़ रहा है, तो तेजी शब्द हो गया आपका क्रिया विशेषण। अब है मुस्कान थिरक थिरक कर नाच रही है। नाचना तो आपकी क्रिया होगी। क्रिया की विशेषता क्या है? थिरक थिरक कर, यानी कैसे नाच रही है? वो थिरक थिरक कर नाच रही है, तो ये क्या होगी? इसकी विशेषता होगी क्रिया की। नाचने की विशेषता क्या होगी? थिरक थिरक कर।
ऐसे ही है, पापा सीढ़ी चढ़कर ऊपर कमरे में गए। अब यहाँ ऊपर शब्द आया, तो ये ऊपर शब्द आपका क्या होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, सॉरी। फिर है, नदी के किनारे हवा मंद मंद बह रही है। बहना आपकी क्रिया है, क्रिया की विशेषता कैसे बह रही है, तो मंद मंद बह रही है, यहाँ आपका क्रिया विशेषण हो गया। और ऊपर सभी वाक्यों को रेखांकित शब्द यानी जो ये कलरफुल शब्द हैं, तो ये सब सारे क्या हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है। क्रिया विशेषण के द्वारा यह पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है और कितनी मात्रा में हो रही है ना। कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है और कितनी मात्रा में हो रही है, कैसे पता चलता है, क्रिया विशेषण के द्वारा पता चलता है। इस आधार पर जो है क्रिया विशेषण के भेद, यानी अब क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो पहला क्या है, कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसका पहला भेद पढ़ेंगे हम, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय का बोध हो या समय का पता चले। जिन शब्दों से क्या पता चले कि क्रिया किस समय हो रही है, यानी किस समय क्रिया को किया जा रहा है, तो जिस समय का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ, तो प्रातः कब व्यायाम करता है, वो प्रातः। तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है प्रातः। विभा अभी अभी आई है, कब आई है, अभी अभी, यानी समय का बता रहा है कि अभी अभी आई है। तो यहाँ भी आपका हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण को आप आराम से पहचान सकते हो। जैसे मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ, कब करता हूँ, प्रातः। तो प्रातः यानी तो आपका क्या हो जाएगा, समय का बता रहा है तो समय का बोध करा रहा है, तो आपका हो गया कालवाचक। अभी अभी आई है तो समय के बारे में बता कि अभी अभी आई है, किस समय आई है, अभी अभी। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया है। इन दोनों ही वाक्यों में आपको समय का पता चला ना। तो उसके बाद देखिए आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी हमने क्या पढ़ा था, कालवाचक क्रिया विशेषण, अब आ गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, यानी जगह का बोध हो कि वो कहाँ खेल रहा है। जैसे ये लड़का खेल रहा है तो कहाँ खेल रहा है, या लड़की खेल रही है तो कहाँ खेल रही है। तो समय यानी स्थान का बोध कराता है कि किस जगह की बात कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखिए ये घर दिया है, मेरा घर बाई ओर है, तो मेरा घर बाई ओर है, ठीक है। तो घर के बारे में बताया कि किस ओर है, स्थान क्या है, बाई ओर। तो बाई शब्द हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही देखिए शुभांगी बाहर खेल रही है, कहाँ खेल रही है, बाहर, है ना। तो खेल रही है, कहाँ खेल रही है, बाहर खेल रही है। तो स्थान के बारे में बता रहा है कि बाहर, अंदर, ये स्थानवाचक हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको समझ में आ गया होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, यानी किस रीति में हो रहा है, किस ढंग में किया जा रहा है कार्य को, तो उस बात का जिससे पता चले वहाँ हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे रीता जोर जोर से हंसती है, तो जोर जोर शब्द आपका क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किस ढंग में हंस रही है, जोर जोर से। ढंग क्या है हंसने का, जोर जोर से हंसना। तो हंसना तो आपका क्रिया हो गई, इसकी विशेषता क्या हो गई, जोर जोर से। और जोर जोर से शब्द आपका किस में आता है, रीतिवाचक में, यानी उसके ढंग में, उसकी रीति में किस प्रकार हो रहा है। जैसे जल्दी जल्दी घर चलो, तो कहाँ चलो, घर चलो। और कैसे चलना है, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी क्या है आपका रीतिवाचक, यानी ढंग है,
कैसे चलने का ढंग कैसा है, जल्दी जल्दी। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ गया। जोर जोर और जल्दी जल्दी शब्द जो हैं वो क्रिया के करने के तरीके हैं, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण होता है कि उसका एक जो परिमाण दिया जाता है कि इतना है, ये कितना। जैसे जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का बोध जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक भी हो गया इसमें। तो देखिए जैसे आज सुमित ने थोड़ा ही खाया, वैसे थोड़ा ही खाया तो थोड़ा शब्द क्या आ गया आपका, खाना क्या हो गया, क्रिया। तो थोड़ा ही कितना खाया, परिमाण बता दिया कि थोड़ा ही खाया, तो थोड़ा ही आपका हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह बहुत अधिक बोलता है, बोलना क्या है, क्रिया। कितना बोलता है, बहुत अधिक, तो बहुत अधिक आपका हो गया परिमाणवाचक, यही परिमाण दे दिया कि वो बहुत अधिक बोलता है। तो ये दोनों थोड़ा ही और बहुत अधिक शब्द जो है आपके परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। अब संबंध बोधक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम संबंध, जो मैंने आपको बताया था कि उसका विस्तार जो है आपको 7th या 8th क्लास में दिया जाएगा संबंध बोधक का, लेकिन इसमें भी दिया है थोड़ा, आप इसे भी पढ़ोगे। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताया जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पेड़ के नीचे बंदर बैठा है। अब पेड़ के नीचे क्या हो गया, उसका संबंध बता रहा है कि किसके नीचे, पेड़ के नीचे। तो किससे संबंध, पेड़ का संबंध किससे बताया जा रहा है, बंदर से। तो किसके नीचे, बंदर किसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे। चोर के पीछे सिपाही भी भाग रहे हैं, तो यहाँ पर किससे किसका संबंध है, चोर से सिपाही का संबंध है। माँ के समान बेटी भी सुंदर है, यहाँ माँ से संबंध किसका है, बेटी का। किसके समान है, बेटी के समान। राम के साथ सीता भी गई, किसके साथ गई, राम के साथ। सीता का संबंध किससे बता रहे हैं, राम से। तो ये आपका हो गया संबंध बोधक क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में आगे रंगीन शब्दों के नीचे, के साथ, के सामने, के पीछे शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं, जो कि अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। ये संबंध बोधक शब्द हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो ये शब्द क्या है, अन्य शब्दों से, वाक्य में जो अन्य शब्द आए, पेड़ का बंदर से, माँ का बेटी से, तो ये माँ का संबंध किससे बता रहा है, वाक्य के अन्य शब्दों से, यानी बेटी से सी भी क्या है, सुंदर है। तो अन्य शब्दों से संबंध बताया तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो गया। विशेषण, अब देखो पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द क्या आते हैं, हमारे संबंध बोधक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे के भीतर, के बाहर, ये शब्द क्या हो गया, संबंध बोधक। जब इसका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम मेरे घर के भीतर खड़ी हो, तो हम ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग किसके साथ करते हैं, या तो संज्ञा के साथ करते हैं या सर्वनाम के साथ करते हैं। जैसे तुम मेरे घर के भीतर खड़ी हो, तो तुम क्या है आपका सर्वनाम, मेरे सर्वनाम, घर क्या है संज्ञा, तो हमने संज्ञा के साथ इसको प्रयोग किया। घर के भीतर खड़ी हो या तुम मेरे घर के भीतर खड़ी हो, तो यहाँ सर्वनाम और संज्ञा दोनों आ गए। या तो आप संज्ञा के साथ भी हो सकता है इसका प्रयोग, या सर्वनाम के साथ, या दोनों के साथ हो सकता है। दूसरा है, जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जब क्रिया के साथ किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, क्रिया विशेषण। अब यहाँ अगर हम संबंध बताते हैं तो ये संबंध बोधक हो जाएगा, है ना। जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम के साथ इसका संबंध बताते हैं तो संबंध बोधक हो जाएगा। अगर हम इन शब्दों को कहाँ लगा देते हैं, क्रिया के साथ, किसके साथ लगा देते हैं, क्रिया के साथ,
तो क्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे तुम भीतर खड़ी हो, कहाँ खड़ी हो? भीतर खड़ी हो। अब यहाँ क्या है? तुम भीतर खड़ी हो। इसके बाद देखो, संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इसके साथ के, की, से आदि लगाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इसके साथ ये सब नहीं लगता। जैसे देखिए, ये यहाँ क्या कह रहा है कि संबंध बोधक जो होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? जैसे हमने लगाया के नीचे, के समान, के पीछे, के साथ। लेकिन अगर क्रिया विशेषण होगा तो हम वहाँ पे जो है के पीछे या के ये नहीं लगाएंगे। अगर इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? संबंध क्रिया विशेषण के साथ करते हैं, तो के साथ के लिए ये शब्द नहीं लगेगा, के शब्द नहीं आएगा। जैसे देखिए, मेरे साथ आओ, तो मेरे साथ आओ, तो आओ किसके साथ? आओ। और नेहरू जी के साथ बच्चे रहते हैं, तो के साथ आ गया आपका संबंध बोधक। अब है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। अब समुच्चय बोधक का अर्थ ही क्या होता है कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को और दो वाक्यांशों को या वाक्यों के अंशों को आपस में जोड़ना। आपस में जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं आया और तुम चले गए, तो मैं आया यहाँ एक क्या हो गया? वाक्यांश हो गया, वाक्य का एक अंश हो गया। और तुम चले गए दूसरा अंश हो गया वाक्य का। या यहाँ एक छोटा वाक्य मान लो, ये दूसरा वाक्य मान लो, तो क्या हो जाएगा? मैं आया और तुम चले गए, तो और शब्द आपका क्या आ गया? समुच्चय बोधक आ गया। और शब्द क्या हो गया? समुच्चय बोधक। यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। ऐसे ही देखिए, रवि मूर्ख है परंतु उसकी बहन बुद्धिमती है, तो रवि मूर्ख है, यहाँ हमारे एक वाक्य हो गया, उसकी बहन बुद्धिमती है। लेकिन परंतु शब्द हमारा क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ये परंतु शब्द आपका हो गया समुच्चय बोधक। ऐसे यहाँ पे या शब्द आया है, वो भी समुच्चय बोधक है। जैसे सोनाली एवं मुस्कान खेल रहे हैं, तो एवं शब्द आया है, एवं शब्द भी आपका समुच्चय बोधक हो गया है। अब जो ये ऊपर वाक्य दिए हैं ना, इनमें यही शब्द और, या, परंतु, एवं, ये शब्द सारे क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक के कार्य क्या क्या हैं? दो शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो इसे हम संयोजक भी कह सकते हैं। संयोजक यानी जोड़ना। जैसे मधु और वीणा मित्र हैं, तो यहाँ और शब्द एवं शब्द भी मैंने बताया था, तथा शब्द, या शब्द, ये सारे क्या होते हैं? आपके समुच्चय बोधक है। पहला काम तो ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है और दो शब्दों को भी जोड़ता है। दूसरा क्या काम करता है समुच्चय बोधक? कि दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताता है। उनका विरोध भी बताता है, उनका परिणाम भी बताता है और उनका कारण भी बताता है। जैसे रवि कायर है परंतु उसकी मित्र बहादुर है, तो यहाँ क्या बता रहा है? दोनों की विशेषता बता रहा है कि रवि तो क्या है? कायर, तो विरोध का उत्पन्न हो रहा है, और उसका मित्र क्या है? बहादुर। ठीक है, बहादुर और कायर क्या है? दोनों ही विलोम है एक दूसरे के, तो दोनों का विरोध बता रहा है कि कौन कैसा है। सभी जानते हैं कि चांद रात में निकलता है, तो यहाँ क्या परिणाम कारक बताए? सभी जानते हैं कि कब निकलता है? चांद रात में निकलता है। तो यहाँ तो आपको पहचान होगी। या समुच्चय बोधक का कार्य क्या होगा कि ये विरोध उत्पन्न करता है, विरोधता का भाव बताता है, कारण बताता है कि किस कारण से हुआ है, और परिणाम भी बताता है। तीसरा कार्य क्या है समुच्चय बोधक का? दो पदों, वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प बताता है ना? विकल्प बताते हैं, या तो इसे चुन लो या तो इसे, तो ये क्या हो गया? विकल्प। तो क्या बताता है? ये विकल्प भी बताता है। जैसे उत्तर राजेश देगा या शशि देगी, तो दोनों को क्या बताया? दोनों में से एक को चुनने के लिए बोला है, या तो राजेश उत्तर देगा या तो शशि देगी,
तो दोनों में से एक को हमें चुनना होगा कि कौन देगा उत्तर। अपनी आदत बदलो अन्यथा पछताओगे। तो यहाँ भी क्या है कि अपनी आदत बदलो, नहीं तो तुम क्या करोगे, पछताओगे। अगर नहीं बदलोगे तो क्या करोगे, पछताओगे। वाह, विस्मयादिबोधक आ गया विस्मय आपका। इसमें विस्मयादिबोधक में जैसे हो गया वाह क्या छक्का लगाया, हाय मेरा चांद सा बच्चा चला गया। तो देखिए वाह शब्द है तो वाह क्या छक्का लगाया, तो वाह शब्द आपका हो गया विस्मयादिबोधक। ठीक है। हाय शब्द हो गया आपका विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक तो आप जानते हैं, पहले ही पढ़ते आए हैं। अब देखिए ऊपर वाक्यों में आए शब्द वाह और हाय शब्द क्या है आपके। वाह तो खुशी का अनुभव हो रहा है और हाय शब्द शोक का अनुभव हो रहा है। तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए, विस्मयादिबोधक शब्द हो गए। अब विस्मयादिबोधक की परिभाषा किसी ने पूछ ली तो क्या बताओगे आप, कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण भी दे सकते हो, छी शब्द है, हाय शब्द है, क्या शब्द है, अरे वाह शब्द है। तो ये शब्द आपके क्या हो गए, विस्मयादिबोधक शब्द हो गए। इसी पर वाक्य बनाया देखिए, वाह तुमने प्रथम स्थान लेकर हमारी शान बढ़ा दी। वाह तुमने प्रथम स्थान लेकर हमारी क्या बढ़ा दी, शान, खुशी हो रही ना, वाह। उफ यह क्या हो गया, तो उफ में क्या हो गया, शोक का अनुभव हो रहा है। हे आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आश्चर्य हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। शाबाश तुमसे यही आशा थी, तो शाबाश उसकी क्या हो रही है, प्रशंसा। छी यह तुम्हारी सफाई है, तो घृणा, छी यह तुम्हारी सफाई है, तो यहाँ क्या हो गया, घृणा का भाव आ रहा है। ओ बच्चे इधर सुनो, तो यहाँ संबोधन करा, ओ बच्चे यानी उसको बुलाया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, तो ये आपका हो गया संबोधन। तो विस्मयादिबोधक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से हम जानते हैं। लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर जिनमें विकार नहीं आता वे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय होते हैं। ठीक है। ये जो अव्यय आपका पाठ है उसका क्या, अगर आपसे पूछा गया कि अव्यय कहते किसे हैं, तो आप क्या बोलोगे, लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन ना आए या जिसमें विकार ना आए तो उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द पढ़े थे। फिर क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े थे, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। उसके बाद क्या पढ़ा था, समुच्चय बोधक, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक किस प्रकार से होते हैं वो पढ़ा था। संबंध बोधक, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पढ़ा था। विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं, विस्मयादिबोधक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर्ष, शोक होता है उसमें, हमें घृणा होती है, प्रशंसा होती है, आदि भावों को हम व्यक्त करते हैं, इसलिए उसे विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। तो आज का पाठ हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।